नमस्कार मित्रों। उम्मीद करता हूं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज की इस खास क्लास को देखने के लिए आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे। बस मैं अभी अपने बाल सेट कर रहा हूं, तब बात करूंगा आप सबसे। एक बार कमेंट करके बता दीजिए कौन कौन बच्चा क्लास के अंतर्गत आ चुका है। ठीक है। और मैं देख पा रहा हूँ क्लास के अंदर गोलू बड़गोती, ठीक है, विकास, भालाराम, प्रीति कुमार और भी बहुत सारे बच्चे क्लास के अंतर्गत आ चुके हैं। और आप सभी के आ जाने से क्लास के अंतर्गत एक अलग ही माहौल बन रहा है। ठीक है। तो बड़ा अच्छा लगता है भाई आपको यहाँ देखकर। जैसे गोलू बड़गोती हैप्पी एनिवर्सरी कर दे रहा है। अब गोलू ब्याह हो जान दे भाई, उसके बाद होगा। जहां कहाँ चले गए थे सर, ऐसा मर्दान का कहना है। मर्दान मैं गया कहीं पे नहीं था, मैंने आपको शायद बताया हुआ है कि परिवार में थोड़ी सी परेशानी चल रही थी, जिस वजह से मैं आपकी क्लास कंटिन्यू नहीं ले पाया था पीछे कुछ समय। और इस वजह से आज आपकी क्लास स्टार्ट हुई है। अब हम स्टार्ट करते हैं बगैर परेशानी के। क्या कुछ मसला था क्या नहीं था। मैंने अभी तक आपको क्या पढ़ाया वो मैं बता देता हूँ। भाई अभी तक की क्लास में मैंने आपको पढ़ा दिया था कि विटामिन्स क्या होती हैं, क्यों है ये विटामिन्स, विटामिन्स का कोई सर क्यों नहीं फोड़ देता है, ये मैंने आपको पढ़ाया था। विटामिन्स का नाम क्या होता है वो भी मैंने आपको पढ़ाया था। अब लास्ट स्ट्रेटेजी की क्लास में मैंने आपको बताया था कि बेटा ह्यूमन डिजीज पढ़ाऊंगा। कि सर हमारे घर वाले तो हमें ही डिजीज बताते हैं, वो तो कहने वाली बातें होती हैं, ठीक है। बट मैं आपको वास्तविकता में डिजीज पढ़ाने वाला हूं, ह्यूमन डिजीज। ये टॉपिक वैसे तो बायोलॉजी का है, बट स्टैटिक जीके में इसका एक अलग ही भाव होता है। जब आप परीक्षाएं देने जाते हो, और वह परीक्षा कांस्टेबल लेवल की परीक्षाएं होती हैं, मतलब जिसमें क्वालिफिकेशन 10th या 12th देखने को मिलती है, उसमें ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक है। अब एक और डाउट है मर्दान का कि ये क्लास लेट क्यों स्टार्ट होती है। मर्दू भाई, लेट होना ना होना ये तो बहुत सिंपल है, ये तो भगवान के हाथ में है ना। बट कोई बात नहीं, आगे से कोशिश यही की जाएगी कि भैया मर्दान भैया क्लास को देख रहे हैं तो क्लास को लेट ना होने दे मैं। क्योंकि दिक्कत क्या है कि आपका भी एक जलवा रहा है एक टाइम पर, है ना। बहुत पुराने आदमी हैं यार आप। तो हम स्टार्ट करें ह्यूमन डिजीज के टॉपिक। मैं पहले ही बता दूं, लास्ट क्लास में बता दिया था कि इन सारे टॉपिकों को कवर करूंगा। बैक्टीरियल, वायरल, प्रोटोजोइक, फंगल या जेनेटिक, ठीक है, वो अदर टाइप ऑफ रोग हो गए ना वो। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, चलिए। हाँ, पूनम सिंह भी क्लास में आए हैं। मैं तोड़ूंगा सर विटामिन की कमर। साक्ष्य बेटा, साक्ष्य तुझे ने अभी बताया था ना तुझे टाइफाइड हो रहा है। इन हरकतों को मान जा, वरना वो बैक्टीरिया करोगे, बैक्टीरिया तेरी नसन में चढ़ जाएगा। चलो बेटा, बैक्टीरिया छोटी आंत में होता है। स्टार्ट कर रहे हैं यहां से। अब हम स्टार्ट करते हैं ह्यूमन डिजीज का टॉपिक। एक ऐसा टॉपिक जो कि एक हॉट टॉपिक बना हुआ है आपके सभी प्रकार के मेजर एग्जामिनेशन में। यकीन मानिएगा कि जब जब आप परीक्षा देने जाएंगे तो इस टॉपिक का एक अलग ही वेटेज आपको देखने को मिल जाएगा। और इतने क्वेश्चन इस टॉपिक से बनेंगे कि कमाल हो जाएगा भाई साहब। तो चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, और कोई कमी, कोई कसर, कोई गलती आपके लिए होने नहीं देंगे। चीजों को बहुत अलग लेवल पर, लाजवाब लेवल पर रखने वाले हैं। बात कर लेते हैं। देखिए ये ह्यूमन डिजीज का टॉपिक है, यह है मनुष्य को होने वाली बीमारियों का टॉपिक। बड़ी ही क्विक क्लास रखेंगे कि इसके अंतर्गत रिलेटेड क्वेश्चंस आपको धपाक से आपके दिमाग में याद हो जाएं। निमोनिक का फॉर्मेट का यूज भी किया जाएगा, जिससे कि आपको क्या हो, निमोनिक यूज करने के बाद ये चीजें आपको ताबड़तोड़ तरीके से याद भी होती चली जाएं। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। सबसे पहले आपको पता लगेगा कि किस किस प्रकार के रोग का हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले मेरे भाई इसमें डिस्कशन होगा बैक्टीरियल रोगों का, जीवाणु से होने वाले रोग, बैक्टीरिया से होने वाले रोग। सबसे पहले हम इसका डिस्कशन करेंगे। देन वायरल डिजीज, यानी वायरस से होने वाले रोग, प्रोटोजोयन जो प्रोटोजोआ से होते हैं, फंगल जो कवक से होते हैं, और आनुवांशिक जो जेनेटिक रोग होते हैं, इन सभी के बारे में बात कर लेंगे। अच्छा, वायरस से होने वाले रोगों में कुछ एडिशनल रोगों की भी बात की जाएगी। किस रोग में क्या होता है, क्या हो जाता है, वो सब बातें होंगी, ये भी आपको पता लगता रहेगा। आपकी कमेंट एक दूसरे को दिखाई देंगी, तो आप कमेंट ताबड़तोड़ करना, क्योंकि ये देश देख रहा है कि ये बच्चा क्या क्या कमेंट कर रहा है। ठीक है, तो कमेंट जरूर करना भाई। स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। सबसे पहले हम बात करते हैं जीवाणु जनित रोग, यानी बैक्टीरियल डिजीजेस की बात करते हैं।
बैक्टीरियल डिजीजेस की बात करते हैं। यहां पर बैक्टीरिया की खोज किसने करी है वो जरूरी होगा। सिर्फ जीवाणु अर्थात बैक्टीरिया, इसकी डिस्कवरी की जाती है एक डच साइंटिस्ट हैं। डच डच का मतलब है कि ये नीदरलैंड्स के हैं। डच का मतलब है नीदरलैंड्स के हो जाएंगे। नीदरलैंड्स के साइंटिस्ट हैं और इनका नाम है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। इनका नाम है एंटोनियो वॉन ल्यूवेनहॉक। तो एंटोनियो वॉन ल्यूवेनहॉक के द्वारा स्थापना की गई है भैया किस चीज की? सर स्थापना तो क्या ही बोले, इन्होंने डिस्कवरी करी है। एक होता है डिस्कवरी, एक होता है इन्वेंशन। इन्वेंशन का मतलब होता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ चीजें तैयार करके एक नई चीज को बना देना। बट बच्चा जो डिस्कवरी होती है इसका मतलब है कोई चीज नेचर में पहले से ही मौजूद थी, लेकिन उसको जस्टिफाई करना, सर्टिफाई करना डिस्कवरी कहलाता है। तो पहले से ही पूरे वातावरण में बैक्टीरिया थे, बट एंटोनियो वॉन ल्यूवेनहॉक ने बताया कि ये बैक्टीरिया है, तो वो चीज यहां से समझ में आती है। दूसरा हम बात करते हैं कि उन्होंने अपने बनाए हुए सूक्ष्मदर्शी से दांत के खुरचन में इन जीवाणुओं को देखा तथा इन्हें सूक्ष्म जीव कहा। दरअसल किसी व्यक्ति ने बॉटल की कॉर्क को मुंह से खोल दिया था। क्या कर दिया था? सर बॉटल थी, बाटली, एक बाटली थी, बाटली के ऊपर लगती है कॉर्क, कॉर्क का ढक्कन लगता है बाटली के ऊपर। ये बॉटल है, इस बॉटल के कॉर्क के ऊपर किसी ने ऐसे ही दांत लगाए हुए थे कॉर्क के ऊपर। तो जो कॉर्क के ऊपर लगे हुए दांत थे, उन दांत में उन्होंने देखा कि एक बैक्टीरिया बैठा है, एक जीव बैठा है। तो उन्होंने बताया कि जीव ही बैक्टीरिया है। ल्यूवेनहॉक को जीवाणु विज्ञान का पिता, इनको फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। ल्यूवेनहॉक इज कॉल्ड द फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। एहरेनबर्ग ने इन्हें जीवाणु नाम दिया था। नामकरण किसने किया है? सर वो एहरेनबर्ग ने दिया है। कहा है कि क्योंकि यह जीवित है और यह एक अणु भी है। अणु का मतलब होता है एक बहुत ही छोटा पार्टिकल होता है, और जीव का मतलब होता है कि जीने वाला एक छोटा पार्टिकल। इस वजह से इसको एक नाम दे दिया जाता है जीवाणु। जैसे अणु होते हैं, एटम्स होते हैं, उसी बेसिस पर। अच्छा ये कब हुआ था? सर ये 1676 में हुआ था, 1676 एडी में हुआ था। ये फोटो एंटोनियो वॉन ल्यूवेनहॉक का है, जो कि एक पिक्चर है, ड्राइंग है। ठीक बात है, बहुत बेहतरीन। नेक्स्ट हम बात करते हैं जीवाणु जनित रोग कौन कौन से होंगे, मेजर रोग कौन कौन से होंगे। देखो हर एक चीज का मैं बात बताऊंगा। देखो जो टाइफाइड होता है, ठीक है, टाइफाइड होता है, ठीक है, टाइफाइड में आप ये समझना, जो टाई है, क्या तुमने किसी सामान को टाई पहने देखा है? नहीं सर। आपने किसी रिमोट को टाई पहने देखा है? नहीं सर। किसी पेन को टाई पहने देखा है? नहीं सर। टाई कौन पहनता है? सर टाई वही पहनता है जिसमें जीवन होता है, जो जीव होते हैं। तो सर टाई से याद रखना, टाई टाई हमेशा कोई जीव ही पहनेगा। टीथ जो होंगे सर, टीथ, किसी जूते के टीथ देखे हैं? किसी वस्तु के टीथ देखे हैं? किसी रिमोट के टीथ देखे हैं? टीथ हमेशा व्यक्तियों के ही होते हैं। तो वहीं से हमें पता लगेगा टीट है, टीट, तो टीट तो सर जीवों के ही होते हैं। तो ये दोनों आपको याद हुए। आगे जो जो आते रहेंगे मैं इसी के अकॉर्डिंग आपको याद कराता रहूंगा, तब तक आप समझो। सैल्मोना टाइफी। सैल्मोना टाइफी क्या होता है? सर ये एक प्रकार का टाइफाइड जो होता है वह सैल्मोना टाइफी नाम के बैक्टीरिया से होता है। सैल्मोना टाइफी एक बैक्टीरिया है जिसकी वजह से टाइफाइड होता है। बैक्टीरिया है जिसकी वजह से होता है। ये होता कहां पे है? सर छोटी आंत में जाके बस जाता है। इट इज इन इंटेस्टाइन। जो टाइफाइड होता है ये इंपैक्ट किसको करता है? इट इंपैक्ट इंटेस्टाइन। इट इंपैक्ट इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में होता है, इंटेस्टाइन में होता है। मुझे टाइफाइड कई बार हो जा रहा होता था 2019 में, या उससे पहले मुझे कभी कभी टाइफाइड के जैसे संकटग्रस्त जीवन चल रहा था, ठीक है। बट बाद में मैंने खाने पीने पर थोड़ा ध्यान दिया, अच्छी चीजें मैंने खाई, बाहर का खाना बंद करा, स्ट्रीट फूड बिल्कुल बंद कर दिया, तब कहीं जाकर वो चीजें नॉर्मल हो पाई, है ना। अब बात को समझना। दूसरा इंटेस्टाइन में होता है, आंत का रोग है, आंत इससे प्रभावित होती है, आंत। दूसरा इसमें होता क्या, बुखार हो जाता, सर दर्द हो जाता, पेट दर्द होता है, तो भूख नहीं लगती, डॉक्टर खाना खाने के लिए भी मना कर देता है। दूसरा हम बात करते हैं दूषित जल या भोजन के माध्यम से फैलता है। दरअसल ये सोलेमोना टाइफाई जो एक बैक्टीरिया होता है, दूषित जल, कंटैमिनेटेड वाटर में बहुत ज्यादा पाया जाता है, इस वजह से ये
आपके लिए एक बहुत गलत ऑप्शन हो सकता है अगर आप इसको एक सही ऑप्शन के बारे में सोचते हैं। दूसरा है भाई जी टेटेनस। मैंने बताया टीट जो होते हैं, टीट ये केवल जीवों के होते हैं, तो जीवाणु से होगा। यकीन मानना जब आप इसका रिवीजन करेंगे सारी बातें आपको पहले से पता होंगी। ये किसकी वजह से होता है सर? ये क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी की वजह से होता है। ये बैक्टीरिया का नाम है, ये बैक्टीरिया का नाम है जिसका नाम होता है क्लोस्टेरियम टिटैनी। टिटैनी आ रहा है ना इसमें, तो इससे पता लग जाएगा। मांसपेशियों में ऐठन या फिर जबड़े का लॉक होना पूछा जाता है, इससे इंपैक्ट क्या होता है? टिटेनस से इंपैक्ट क्या होता है सर? हमारा नर्वस सिस्टम। इससे प्रभाव कहां पड़ता है? प्रभाव पड़ता है नर्वस सिस्टम में। प्रभाव पड़ता है नर्वस सिस्टम में। नर्वस सिस्टम में इंपैक्ट पड़ता है। जो हमारा मस्तिष्क प्रणाली है वो इससे प्रभावी हो जाती है। टिटनस जो फैलता है, जड़ लगी चीज अगर आपको लग जाए तो होती है दिक्कत। ठीक है, तो उससे होती है दिक्कत। घावों के माध्यम से, विशेष रूप से जंग लगे कील या मिट्टी से होती है। इसको जॉलॉक भी बोलते हैं, इसको जॉलॉक डिसीज, जॉलॉक, हाँ इसको बोलते हैं जॉलॉक डिजीज। टेटनस को एक और नाम दिया जाता है, इसको एक उपनाम भी देते हैं, इसको जॉलॉक डिजीज भी बोलते हैं, इसको जॉलॉक डिजीज भी बोला जाता है, इसको जॉलॉक डिजीज भी बोला जाता है। हम इसको जॉलॉक डिजीज के तौर पर भी याद रखते हैं। ठीक है, उसमें भी थोड़ा सा आपको याद रखना होगा। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत होगी, सो दैट आप इसको याद रख पाए। ठीक है, फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। ठीक है, आपने ये देखा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम बढ़ते हैं। ठीक है, कि नेक्स्ट क्या रहेगा सर? बैक्टीरिया जनित रोग में आगे आपको देखने को मिलता है ट्यूबरक्लोसिस, जिसको लोग बोलते हैं टीबी, जिसको टीबी बोला जाता है। टीबी के बारे में हम बात करते हैं। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से होता है, और ट्यूबरक्लोसिस की वजह से इसका नाम टीबी होता है। टीबी, इसको ही क्षय रोग भी बोला जाता है। क्षय रोग इसी को बोलते हैं। तपेदिक भी इसी को बोला जाता है, तपेदिक भी इसी को बोलते हैं, तपेदिक भी इसी को बोलते हैं। इसमें क्या होता है? लगातार खांसी बनी रहती है, चेस्ट में पेन रहता है, खांसी तो बनी ही रहती है, और वजन घट जाता है, रात में पसीना आता है, और मेजरली सर में भी पसीना इसकी वजह से आता है। ठीक है, याद रखना। दूसरा, हवा के माध्यम से, छींकने से या खांसने से ये फैलता है, संक्रमण रहता है, ट्रांसमिशन रहता है, हवा के माध्यम से रहता है, छींकते हैं खांसते हैं तो ये फैल जाता है। दूसरा सर, यह किस तरीके से जरूरी है, प्रभावित किसको करता है? लंग्स को प्रभावित करता है। तो ट्यूबरक्लोसिस में लंग्स को ज्यादा प्रभावित होते हैं, लंग्स इसमें प्रभावित होते हैं काफी अधिक मात्रा में। तो याद रखना, जैसे टीबी है तो टीबी में एक बैक्टीरिया नाच रहा है, या टीबी से संबंधित बैक्टीरिया बहुत नाचते हैं, तो ट्यूबरक्लोसिस हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोढ़ या कुष्ठ रोग, लैप्रोसी। माइक्रोबैक्टीरियम लैप्रे के द्वारा होती है। त्वचा पे धब्बे, सुन्नता और तांत्रिका क्षमता जो होती है, नर्वस डैमेज हो जाते हैं। और ये होता किससे सर? ये कांटेक्ट से इधर से उधर फैलता है। ठीक है, कांटेक्ट से इधर से उधर फैलता है,
अब वो मतलब क्या हुआ, कांटेक्ट से इधर से उधर फैलने का मतलब क्या हुआ कि एक दूसरे को टच करने से, क्योंकि यह एक कॉन्टेजियस बीमारी है, ये भी कॉन्टेजियस बीमारी है, ये दोनों कॉन्टेजियस बीमारी है, ये स्पर्श से फैलती है और ये हवा के माध्यम से फैलती है। जो ऐसे कॉन्टेजियस रोग होते हैं जो हवा के माध्यम से फैलते हैं वो बड़े दिक्कत पैदा करते हैं। मैंने आपको बताया होगा मेरे पिताजी डॉक्टर हैं, तो मेरे पिताजी डॉक्टर हैं, उनके पास मेजर केसेस ट्यूबरक्लोसिस के जाते हैं। हालांकि 2014 में सरकार ने घोषणा करी थी कि हम जल्दी ही टीबी को संपूर्णतः खत्म कर देंगे, टीबी मुक्त भारत बना देंगे। ऑन ग्राउंड रियलिटी कुछ और है, पेशेंट आज भी आते रहते हैं। ठीक है, तो अब बात को समझिएगा। कोष्ठ या कुष्ठ रोग जो होता है, मैंने बताया माइक्रोबैक्टीरियम लैपरे होगा। लक्षण मैंने त्वचा पे धब्बे, सुन्नता, तंत्रिका क्षति होती है और संक्रमण इसका लंबे समय तक रहता है। इससे प्रभावित क्षेत्र जो होता है, प्रभावित कौन रहेगा इससे, इंपैक्टेड कौन रहेगा इससे, सब प्रभावित रहेगी हमारी त्वचा। इसलिए इंपोर्टेंट डेज ये भी है कि गांधी जी, जब डेथ हुई गांधी जी की 30 तारीख को जनवरी में, तो उसको लैप्रोसी डे के तौर पर भी मनाया जाता है, क्योंकि गांधी जी भी लैप्रो से पीड़ित थे, उनको भी लैप्रोसी थी। ये बात है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट लें। ठीक है भाई, चलिए, वेरी गुड। अगर ये आपने समझ लिया है, देन हम आगे देखते हैं आगे क्या होगा, वो भी देखिएगा। भाई अगर आपकी क्लास में इशू आ रहा है, क्लास अटक रही है, आई एम सॉरी अबाउट इट। ठीक है, कभी भाई यार दिक्कत ये है कि यार हमारे एंड से मैंने सब कुछ चेंज करके देख लिया, सिस्टम चेंज करके देख लिया, इंटरनेट चेंज करके देख लिया, सब कुछ चेंज करके देख लिया, फिर भी इश्यूज कॉन्टिन्यूस हैं। ठीक है, तो अपन क्या है कि अपन इस चीज को सही कराएंगे, बट रिकॉर्डिंग में ये ना एकदम चकाचक आएगा, तो टेंशन इतना ज्यादा नहीं लेने का, राइट। तो होगा भाई जी, सही हो जाएगा। अभी क्या कि अभी कमेंट ना करें, और जो भी एक बच्चे का मैथ का इशू है, कृपया करके आप मैथ्स में जाके बता दें, या फिर कस्टमर केयर को कॉल कर लें, मेरी कस्टमर केयर को कॉल कर लें अगर नहीं हो पा रहा है, 8923395887। बट क्लास में कमेंट करके बाकी बच्चों को परेशान ना करें। या भाला भाई यार, मेरे को भी दिख रहा है कि भाई टेंशन चल रहा है क्लास में, नहीं, बट वो है कि दिक्कत है तो भाई अपने को क्या समझना होगा ना थोड़ा सा, समझे। नहीं भाई आदित्य, ऐसा मैं नहीं कर सकता, क्लास वैसे ही कल ऑफ हो गई थी आपकी, क्योंकि मैं नहीं था यहाँ पर। ठीक है, बट कोई नहीं भाई, अपन क्या है कि स्टार्ट करते हैं, इससे आगे देखते हैं। चलिए, इससे आगे हम रोगों को देखते हैं, इससे आगे कौन कौन से रोग आपको देखने को मिलेंगे। तो हमें पता लगेगा जीवाणु के अंदर ही प्लेग। प्लेग जो होता है ये वो यार्नेस या पेस्टिस की वजह से होता है। इसके लक्षण होते हैं बुखार हुआ, सूजी हुई, लसीका ग्रंथि हुई, सांस लेने में कठिनाई हुई। तो ये सब हो जाते हैं किसकी वजह से सर, ये प्लेग में हो जाते हैं, चूहों की वजह से प्लेग फैलता है सबसे ज्यादा। ठीक है, ये इसके वेक्टर कौन होते हैं, प्लेग का वेक्टर कौन होता है, वेक्टर का मतलब होता है वाहक। तो इसका वाहक कौन होता है सर, माउस होते हैं, सबसे ज्यादा माउस होते हैं। इसमें बुखार, लसीका ग्रंथि जो हो जाती है, लिम्फ नोड्स होती हैं, सूज जाती हैं, और यहां आपकी छाती में दर्द उठ जाता है, आप सुन नहीं पाते हैं, पिस्सू के काटने से आमतौर पर चूहों से हो जाता है। और इसकी वजह से प्रभावित जो क्षेत्र होता है वह आपका प्रभावित क्षेत्र, आपका पूरा रेस्पिरेटरी जितने भी ऑर्गन्स होते हैं वो सब के सब आपके प्रभावित हो जाते हैं। इवन सांस लेने में कठिनाई नहीं, ब्लड की उल्टियां भी कई बार इसमें होती हैं। प्लेग बहुत बुरा रोग होता है। प्लेग में आप ये समझ लेना, काली मौत प्लेग में मिलती है, काली मौत प्लेग में मिलती है। निमोनिया, इसका रीजन क्या होता है सर, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ये एक जीवाणु है जिसकी वजह से होता है, फेफड़ों में होता है ये भी। इसकी वजह से हम बात करते हैं कि सर इसका लक्षण क्या है, खांसी, बुखार, सांस लेने में तकलीफ, हवा के माध्यम से या फिर जो नमी भरी हवाओं को शोषित करने से यह फैल जाता है। इसमें प्रभावित अंग कौन सा होता है, फेफड़े, लंग्स। प्रभावित अंग क्या होगा, प्रभावित अंग क्या होगा सर, प्रभावित अंग होगा सर फेफड़े, फेफड़े आपके प्रभावित अंग होंगे।
नमी युक्त सांसों से फैल जाता है। बच्चों के अंदर निमोनिया होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। जैसे कि अगर मैं बताऊं तो मेरा जो कजिन है एंड जो मेरी कजिन सिस्टर है, उन दोनों को ही निमोनिया हो गया था जब बचपन में। रीजन था कि वो चेन्नई में थे। अब चेन्नई में क्या है, नमी भरी हवाएं बहुत ज्यादा हैं, तो वो कोस्टल एरियाज पे थे, बीच पे ही थे। उनके पिताजी की जो पोस्टिंग है, बिकॉज ही वॉज इन सीआरपीएफ, सर्विंग इन सीआरपीएफ, तो उनको क्या नमी भरी सांसों की वजह से ऐसा हुआ था। नेक्स्ट हम बात करते हैं हैजा। ये बैक्टीरिया से ही होता है हैजा। भैया बैक्टीरिया है। अब जो जीव होगा, है ना, जीवाणु है एक तरीके से, जो जीव होगा वही तो कहीं पे जा सकता है, हर कोई थोड़ी जा सकता है, तो ये हैजा हो जाएगा। ये विब्रियो कोलेरो की वजह से होता है। गंभीर दस्त लग जाती है, निर्जलीकरण हो जाता है। हैजा में उल्टी और दस्त दोनों हो जाते हैं। कोलेरा में क्या हो जाता है, उल्टी भी लग जाती है और दस्त भी लग जाते हैं। उल्टी और दस्त दोनों ही चीज इसमें लग जाते हैं। लूज मोशन भी हो जाते हैं, उल्टी भी लग जाती है। ठीक है, ये बहुत बुरी बीमारी है। इसमें गंभीर दस्त लगते हैं, सीवियर डायरिया हो जाता है और डिहाइड्रेशन भी हो जाता है। दूसरी जलीय भोजन के माध्यम से होता है। गंदा खाना खाने से, बेकार खाना खाने से ये रोग आपका होता है। बहुत गंदा रोग है। हो सके जैसे आपके बच्चे हैं, है ना, या आपके छोटे भाई बहन हैं, उनको बहुत ज्यादा बताइए इस चीज का कि भाई अच्छा खाना खाओ, स्ट्रीट फूड मत खाओ। स्ट्रीट फूड खाओगे तो दिक्कतें होंगी होंगी, कृपया स्ट्रीट फूड ना खाएं। इस तरीके की बीमारियां बहुत फैल जाती हैं, तो इनको रोका जाना चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा। दूसरा है आपकी काली खांसी। काली खांसी का कारण होता है बोर्टेला पर्टुसिस। तो पर्टुसिस, इसी रोग को, काली खांसी को ही पर्टुसिस कई बार कहा जाता है। इसी को पर्टुसिस बहुत बार बोला गया है, पर्टुसिस। दूसरा पॉइंट है कि सर इसमें गंभीर खांसी है, सांस लेने में कठिनाई हो जाती है, इससे भी हमारा लंग्स प्रभावित हो जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं हवा के माध्यम से फैलता है। यह भी एक कॉन्टेजियस बीमारी है। कॉन्टेजियस बीमारी है। कॉन्टेजियस का मतलब क्या हुआ, यह भी एक संक्रामक बीमारी है। यह भी एक संक्रामक बीमारी है। ठीक है, याद रखेंगे। यह कैसी बीमारी है, संक्रामक बीमारी है। ओके, बहुत बेहतरीन। ब्लड कैंसर का रीजन क्या होता है, एग्जैक्टली कैंसर जो होता है वो अनियंत्रित कोशिकाएं होती हैं, उसमें मैंने आगे चर्चा की होगी। अब एक बहुत बड़ा रीजन आता है कि जी कैंसर है, इसको आप अनियंत्रित कोशिका, कौन सी, WBC, जब वो इनकंसिस्टेंट लेंथ पर डिवाइड होती चली जाती है, दैट वुड बी अ रीजन एज अ कैंसर। आगे हम बात करेंगे। बैक्टीरियल डिजीज में डिप्थीरिया भी होता है, और ये आपका कोरेनोबैक्टीरियम डिप्थीरिया की वजह से ही होता है। गले में झिल्ली बन जाती है, बुखार या सांस लेने में डिफिकल्टी होने लगती है। ये गला है, इसमें इस तरीके की झिल्ली बननी शुरू हो जाती है डिप्थीरिया में। और जो गले में ऐसे आ करके वो घंटी सी बनी रहती है ना, उसके ऊपर भी झिल्ली बनती चली जाती है, जैसे फंगस लग गया हो। अब उसकी वजह से गले में झिल्ली बनती है, बुखार हो जाता है, सांस लेने में डिफिकल्टी हो जाती है। अब ये फैलती किससे है सर, ये होता है बेसिकली आपके नमी क्षेत्र में होता है। नमी क्षेत्र में होता है, नमी क्षेत्र में। प्रभावित अंग थ्रॉट एंड लंग्स दोनों ही इसमें प्रभावित रहते हैं। मौत इसमें भी बहुत बुरी होती है, गला सूज जाता है, सांस नहीं आती है, और एट द एंड सफोकेशन की वजह से डेथ हो जाती है। ये बैक्टीरिया से होने वाले रोग थे सारे। मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं कौन कौन से थे। डिप्थीरिया, हैजा, काली खांसी, प्लेग, प्लेग के साथ निमोनिया, कुष्ठ रोग, लेप्रोसी, ट्यूबरकुलोसिस, टाइफाइड और टेटानस, ये सारे रोग आपके बैक्टीरिया के थे। अब हम बात करते हैं वायरस से होने वाले रोग। जो रोग आपके वायरस के कारण हो जाते हैं उनको समझिएगा। पहला है आपका जुकाम, वायरस से होता है। ये राइनो वायरस से होता है, छोटे मोटे वायरस है, राइनो वायरस इससे होता है। नाक बहती है, गले में खराश, खांसी, छींकना ही होता है। और यह भी एक कॉन्टेजियस बीमारी है। कॉन्टेजियस है, कॉन्टेजियस का मतलब होता है कि यह संक्रामक बीमारी है। कॉन्टेजियस का मतलब हुआ ये संक्रामक है। संक्रामक है मतलब ये फैलती है, स्पर्श इन सब चीजों से फैलती है। दूसरा गलसुआ, मंप बीमारी होती है। ये मंप वायरस से ही होता है। गालों और जबड़े में सूजन आ जाती है, सर दर्द हो जाता है, यहां पूरी सूजन आ जाती है। और ये कैसे होता है सर, श्वसन बूंदों या लार के माध्यम से होता है, सलाइवा से होता है, या फिर किस वगैरह करने से भी हो जाता है। बहुत ज्यादा किस वगैरह करने से मंप वायरस हो जाता है, गलसुआ बोलते हैं इसको। इसमें गले में भी सूजन आ जाती है, बहुत ज्यादा गला सूज गया, ये सूज गया, ठीक है, कंठे निकल आए, सुना होगा आपने। वो ये होता है, मम्प्स की वजह से होता है। पोलियो, सर पोलियो वायरस की वजह से ही होता है। मांसपेशियों में कमजोरी हो जाती है, लकवा या बुखार हो जाता है,
एक स्किन का कोई भी हिस्सा जिसको पोलियो हुआ है वह सूखता चला जाएगा। ये दूषित कंटेमिनेटेड फूड या भोजन के माध्यम से होता है पोलियो। ठीक है, पोलियो बहुत ही गंदा बीमारी है। अगर मैं आपको बताऊं, रॉबर्ट कोच के द्वारा इसका टीका खोजा गया था। इसकी वैक्सीन रॉबर्ट कोच ने खोजी है। पोलियो, इसकी वैक्सीन किसने खोजी है? सर, रॉबर्ट कोच के द्वारा इसकी वैक्सीन खोजी गई है। चेचक की किसने खोजी है? चेचक अभी मुक्त हो चुका है, इस समाप्त हो गया है चेचक नाम का रोग। और इसकी वैक्सीन किसने खोजी थी? एडवर्ड जेनर ने। वैक्सीन किसने खोजी थी इसकी? एडवर्ड जेनर। इसकी रॉबर्ट कोच ने। ये एडवर्ड जेनर ने खोजी थी चेचक का टीका। कारण होता है वेलेरियो वायरस, बुखार, त्वचा पर चकते फफोके पड़ जाते हैं, माता आ गई ये कहा जाता है। विश्व स्तर पर चेचक का उन्मूलन हो चुका है, कहा जाता है कि माता आ गई, है ना। बुखार जैसी स्थिति इसमें उत्पन्न होती रहती है। बहुत बहुत बुरा बीमारी है ये। एड्स, इसके बारे में समझिएगा। एड्स, 1 दिसंबर को एड्स के रिलेटेड एड्स अवेयरनेस डे भी मनाया जाता है। एड्स अवेयरनेस डे भी मनाया जाता है। अवेयरनेस डे भी मनाया जाता है। और ये होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफेंसिव वायरस, HIV, ह्यूमन इम्यूनो डिफेंसिव वायरस होता है। ठीक है, याद रखना। कोई समस्या तो नहीं जी। दूसरी बात, इसमें आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता समाप्त हो जाती है। बार बार संक्रमण इसमें होने लगता है, छोटी सी बीमारी भी प्रभावित करती है। और रक्त यौन संपर्क माता से शिशु में, मतलब भैया यह आपकी कैसी बीमारी हो गई? माता से अगर शिशु में जा रही है कोई बीमारी तो कैसी बीमारी होगी कि सर ये जेनेटिक डिजीज बन जाती है। जैसे ही कोई संबंध बनाए जाते हैं मेजरली यौन संबंध, उसमें भी एड्स फैल जाता है। रक्त अगर किसी के ब्लेड से एड्स वाले ने किसी ने कुछ किया है, वो आपको लग जाए, आपको भी एड्स हो जाएगा। ये इतनी बुरी बीमारी होती है। क्या इसका कोई इलाज है? सर, इसका केवल और केवल एक ही इलाज है, बचाव। बचाव के अलावा इसका कोई सफल इलाज नहीं है। तो इस वजह से थोड़ी दिक्कत इसमें आती रहती है। दूसरा, अगर हम बात करते हैं छोटी माता, जिसको चिकन पॉक्स बोलते हैं, ये वेरिसेला जोस्टर वायरस की वजह से होती है। त्वचा पर चकते पड़ जाते हैं, खुजली होती है, बुखार बार बार होने लगता है। और ये कॉन्टेजियस है, हवा की वजह से फैलता है। वायरस का नाम वेरिसेला जोस्टर वायरस है, इसका नाम HIV होगा। 1 दिसंबर को एड्स अवेयरनेस डे मनाया जाता है। दिस इज ए एक्यूट वायरस, जेनेटिकली एक्यूट वायरस आपका ये है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। डेंगू फीवर, डेंगू भी किससे फैलता है? वायरस से फैलता है। डेंगू ये एडीज नाम के मच्छर के काटने से फैलता है, जो कि एक मादा होनी चाहिए, मादा काटेगी तभी होगा। बुखार, जोड़ों में दर्द, डेंगू वायरस। खसरा मीजल्स वायरस की वजह से फैलता है, इसलिए इसको मीजल्स बोला जाता है। बुखार, चकते, खांसी, आंखों में लालिमा, कुछ इस तरीके के क्षेत्र होने लगते हैं। हवा के माध्यम से यह फैलता है। नेक्स्ट, ट्राइकोमा, यह बड़ी खतरनाक बीमारी है ट्राइकोमा। ठीक है, चलो ट्राइकोमा की अगर हम बात करते हैं, ट्राइकोमा ये भी एक वायरल डिजीज है। क्लोमाडेरिया टैकोमाइरिस की वजह से फैलता है। आंखों में जलन, अंधापन, अगर उपचार नहीं कराओगे तो अंधे भी लोग इससे हो जाते हैं। ठीक है, ट्रैकोमा में। अगला है संक्रमण, निकट संपर्क या दूषित वस्तुओं से। कैसे फैल जाता है ट्राइकोमा? किसी व्यक्ति ने इस तरीके से करके मुंह धोया किसी टॉवल से, ट्राइकोमा के कुछ कण उसमें लग गए, बाद में किसी दूसरे व्यक्ति ने भी उसी टॉवल से मुंह पूछ लिया, तो दोनों को रोग हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक बात है, पता लगी आपको। दूसरा हम समझते हैं ये वाला, पीलिया या हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस वायरस ABCDE तक रहेगा। ठीक है, त्वचा और आंखों का पीलापन हो जाता है इसमें, कहते हैं ना पीलिया हो गया जी इसको। बच्चों को जब पैदा होते हैं तो उनको थोड़ा सा पीलिया होता ही है ना। बट इसमें आप समझना, दूषित जल, भोजन, रक्त या यौन संपर्क से पीलिया या हेपेटाइटिस दोनों फैलते हैं, और ये हेपेटाइटिस वायरस से ही फैलते हैं। हालांकि पीलिया अलग है, जॉन्डिस अलग है, बट हेपेटाइटिस से प्रभावित होता है। ठीक बात है, इसको थोड़ा सा आप याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं, आगे समझिए। रेबीज वायरस सबसे ज्यादा खतरनाक है। मैं आपको दोबारा क्लियर करना चाहूंगा, जॉन्डिस और हेपेटाइटिस अलग है, बट प्रभावित क्षेत्र इनके लगभग समान होते हैं, क्योंकि ये दोनों के दोनों ही
ये दोनों ही लीवर को प्रभावित करते हैं, ठीक है, ये गुर्दे को प्रभावित करते हैं, बोथ इंपैक्ट लीवर, इस वजह से ये जरूरी हो जाता है। इंपैक्ट पार्ट कौन सा होता है, इंपैक्ट किसको करते हैं, फिर इंपैक्ट करते हैं लीवर को, लीवर इंपैक्ट इनके द्वारा होता है, गुर्दे इनके द्वारा इंपैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। रेबीज, रेबीज जो होता है वो रेबीज वायरस या रैबिडो वायरस की वजह से होता है, कुछ किताबों में इसको रैबिडो रैबिडो वायरस लिखा गया है, रैबिडो वायरस इनसे होता है। बुखार, डर लगना, किससे, जल से डर, जल से डर लगना, जल से भय होना, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोफोबिया हो जाना, हाइड्रोफोबिया हो जाना। इससे नर्वस सिस्टम प्रभावित होता है। प्रभावित क्या होता है रेबीज से, नर्वस सिस्टम, ये नर्वस सिस्टम का रोग है, वही इससे प्रभावित होता है। ये कुत्ते के, बिल्ली के, बंदर के काटने से हो जाता है रेबीज वायरस, इनके काटने से ही ये हो जाता है, याद रखिएगा भैया, बहुत बढ़िया। ठीक है, नोट कर लीजिए। इसके बाद हमें देखने को मिलता है इबोला वायरस। इबोला, इबोला वायरस की वजह से ही होता है, बुखार होता है, रक्तस्राव होता है, इंटरनल ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग भी कैसी, इंटरनल ब्लीडिंग होती है, और ऑर्गन फेलियर जैसी बीमारियां होती हैं इबोला वायरस में। बहुत खतरनाक है इबोला वायरस। अफ्रीकन राज्य के अंदर ये बहुत ज्यादा फैलता रहता है, अफ्रीका में बहुत फैलता है, शारीरिक द्रवों के माध्यम से फैलता है, थ्रू ब्लूड, जो बॉडीली फ्लूइड्स होते हैं उससे ही फैलता है। मेनिंजाइटिस होता है, मेनिंजाइटिस विभिन्न वायरस से होता है, जैसे एंट्रोवायरस की वजह से होता है, ठीक है, एंटीरोवायरस मेजर होगा, सरदर्द, बुखार, गर्दन में अकड़न हो जाती है, निकट संपर्क या श्वसन बूंदों से फैलता है, और इसमें शरीर के दिमाग का साइज छोटा हो जाता है, इसमें दिमाग छोटा हो जाता है, दिमाग छोटा हो जाता है, दिमाग छोटा होगा। जिसको मेनिंजाइटिस होता है उसका दिमाग यहां से पिचक जाता है। इन्फ्लुएंजा, सिर्फ इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है, बुखार, खांसी, मांसपेशियों में दर्द होने लगता है, हवा के माध्यम से फैलता है, और ये एक तरीके से फेफड़ों का रोग है। कैसा रोग है ये, फेफड़ों का रोग है, ठीक है, थोड़ा सा इसमें भी याद रखना। नेक्स्ट, प्रोटोजोआ के रोग। देखो प्रोटोजोआ के जो रोग होते हैं इसमें प्रभावित अंग का पूछा जाना जरूरी होता है, क्योंकि पेपर में जैसे आप बैठोगे पहला ही पॉइंट आपसे ये बनेगा कि आप ये बताइए कि जो मलेरिया हुआ है इससे प्रभावित अंग कौन सा, आप बताएंगे प्लीहा और आरबीसी, ये इफेक्ट करते हैं। प्लीहा जो होता है, स्प्लीन जो होता है, ये आपके जितने भी सेल्स मर जाते हैं उनका कब्रिस्तान प्लीहा होता है, मरे हुए सेल्स का कब्रिस्तान प्लीहा होता है, प्लीहा। किसकी वजह से होता है, प्लाज्मोडियम की वजह से होता है, और ठंड के साथ बुखार लगता है मलेरिया में। पायरिया मसूड़ों का है, और ये आपका एंटोमोबिया जिंजीवालिस की वजह से होता है, मसूड़ों से खून आने लगता है और मुंह के अंदर एक अलग स्मेल हो जाती है। सोने की बीमारी मस्तिष्क के संबंधित होता है, और ये आपका ट्राइपेनोसोमा की वजह से होता है, वायरस का नाम है ट्राइपेनोसोमा। बहुत नींद आती है, बुखार हो जाता है, तो ये आपका होता है सोने की बीमारी। पेचिस, आंत इससे प्रभावित होंगे, और एंटीमोबिया हिस्टोरिया की वजह से होता है, म्यूस्कन में खून के साथ दस्त आना, डायरिया हो जाता है, ब्लडिंग आने लगती है, ठीक है, दस्तों में, ये बड़ी बुरी बीमारी है। कालाजार, ये आपका बून मैरो इससे प्रभावित होती है, और ये आपका लेज्यूमेनिया डोनोवानी की वजह से होता है, और उसमें बहुत तेज फीवर होता है कालाजार में, ठीक है। फंगल इन्फेक्शन आपका क्या है, सबसे पहले दमा है, अस्थमा है, ये कवक से फैलता है जिसका नाम है एस्परजिलियस फ्यूमिगेटस होता है, और ये आपकी जो ब्रॉन्ची होती है उस पर जाके चिपक जाता है। मनुष्य के फेफड़ों में कवक के बीजाणु स्पोर पहुंचकर जाल बनाने लगते हैं, मनुष्य की सांस लेने की क्षमता कम हो जाती है। लक्षण क्या है, फेफड़ों में सूक्ष्म नलियों में सिकुड़न, सांस लेने में कठिनाई जैसी चीजें हो जाती हैं। ओके, याद रखना। क्या इसका इलाज है, जी हाँ इसका इलाज है। नेक्स्ट, गंजापन, बहुत सारे लोग आजकल गंजे होते जा रहे हैं, बाल टूटना, ये सब सर ये टिटेनिया कैपिटस की वजह से होता है। इस रोग में सिर के बालों की ग्रंथियां कवक द्वारा नष्ट हो जाती है। कवक जो होता है, सर के ऊपर जो फंगस लगती है वो जड़ों को खा जाता है, सिर के बाल टूट जाते हैं, गंजापन हो जाता है। त्वचा का संक्रामक रोग है, इन्फेक्शियस स्किन डिजीज है। तो अगर किसी को फंगल डिजीज है, कोई भी पूरे शरीर में कहीं पर भी कोई फंगल डिजीज हो जाती है, तो उसका इंपैक्ट बालों पर होने के पीछे का रीजन यही है। अगर सर के एक पोर्शन में भी फंगल डिजीज है तो बालों का टूटना पॉसिबल है, क्योंकि ये आपका
टीनिया कैपिटिस की वजह से होता है। अब टीनिया कैपिटिस को रोके कैसे? सर पहले जो इन्फेक्टेड एरिया होता है उसको रोकना जरूरी है। अगर उसके ऊपर रेगुलेटेड ट्रीटमेंट उसको दिया जाए तो रुक जाएगा। ऐसा नहीं है आज लगा लिया फिर दवाई ही गायब है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, याद रखिएगा। आगे हम बात करते हैं रिंगवॉर्म। ये बहुत कॉमन है। कई बार रिंगवॉर्म जो होता है वो देखने में सोराइसिस जैसा लगने लगता है। रिंगवॉर्म जो बीमारी है, सोराइसिस भी स्किन की बीमारी है, फंगस से ही फैलती है, ठीक है, और ट्रीटेबल है। ऐसे ही रिंगवॉर्म है, फिर ये आपके ट्राइकोफाइटॉन की वजह से होती है। ट्राइकोफाइटॉन की वजह से होती है, जो कवक है, एक प्रकार का फंगस है, त्वचा के अंदर अपना जाल बनाने लगता है और स्किन को ऐसे फैलाता है गोले में। इस वजह से इसका नाम रिंगवॉर्म है। त्वचा पे लाल रंग के गोले पड़ते हैं, खुजली होने लगती है। एक कॉन्टेजियस बीमारी है, एक को हो गई है तो दूसरे को भी हो जाएगी अगर स्पर्श होता है बॉडी का। एथलीट फुट एक बीमारी है, एथलीट फुट। मुझे एक टाइम पर एथलीट फुट था, रीजन था कि मैं शूज बहुत ज्यादा पहनता था, इसलिए मुझे एथलीट फुट बीमारी थी। बट कुछ दिन बाद मुझे पता लगा कि मेरे बॉडी के अंदर T4 ग्लैंड ज्यादा बनता है, तो मुझे एथलीट फुट जो बीमारी है वो खत्म हो गई। मतलब एक दूसरी की वजह से एक खत्म हो गई। तो एथलीट फुट में क्या होता है, जो आपके पैर का पंजा होता है वो गलने लगता है। अब ये होता है किसकी वजह से? टाइनिया पेडिस की वजह से होता है। इसमें पैरों की त्वचा कट जाती है, फट जाती है, मोटी होने लगती है, खुजली होने लगती है। अब इंपैक्ट बात ये है कि ये केवल उंगलियों के क्षेत्र में होता है, कुछ इस प्रकार से। अब बहुत लंबे समय तक जब शूज वगैरह पहनते हैं तो उसमें इस प्रकार की बीमारी कॉमन हो जाती है, ठीक है। क्या इसका इलाज है? हाँ सर, इसका इलाज है, ठीक है। सिंपल इलाज इसका क्या है? शूज कम पहन लीजिए और पैरों को साफ रखिए। नेक्स्ट है आपका खाज। ये स्कैबीज का नाम की एक बीमारी होती है, उससे होता है। ये घुन काट लेती है, माइट काट लेती है। चने के साथ घुन भी पिस रहा है, वही वाली घुन, उसको माइट बोलते हैं, उसके काटने से होता है। एक्लस स्कैबीज नामक घुन की वजह से होता है। त्वचा में खुजली, सफेद दाग, एक संक्रामक रोग है। नेक्स्ट है आपकी वर्णांता, कलर ब्लाइंडनेस। अच्छा, जेनेटिक रोगों की बात कर लेते हैं। जेनेटिक रोग की बात कर लेते हैं, जो किसी बीमारी से ना होकर जेनेटिक से फैलते हैं। मतलब आपके पिताजी या माताजी में से किसी एक को है तो आपको भी होगी, जेनेटिकली डिजीज होती है। इसमें रोगी का लाल और हरा रंग पहचानने की क्षमता नहीं होती है। लाल रंग हरा दिखाई पड़ता है कई बार, और कई बार हरा रंग लाल दिखाई पड़ता है। डिपेंड करता है कि एटमॉस्फेयर कैसा है, ठीक है। अब बात को समझिएगा। इस रोग से मुख्य रूप से पुरुष प्रभावित होते हैं। महिलाओं में कलर ब्लाइंडनेस नहीं होती। फीमेल्स में कभी कलर ब्लाइंडनेस नहीं होती, वो एक ही नेल पेंट में 70 कलर बता सकती हैं। लेकिन पुरुष को कई बार सारी नेल पेंट एक जैसी भी लग सकती हैं, ठीक है। ये एक प्रभाव होता है। अब यहां समझने वाली बात है, ये एक्स गुणसूत्र पर मौजूद जीन में परिवर्तित होता है, और वुमेन के अंदर जो आपके एक्स जीन्स होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं। बात खत्म, ठीक है। तो एक्स गुणसूत्र पर मौजूद जीन में उत्परिवर्तन, म्यूटेशन हो जाता है, तब होता है। अच्छा, कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है कि हरे के ऊपर कई बार लाल दिखाई नहीं देता। हरी स्किन है, हरे स्क्रीन के ऊपर लाल में खींचू, जैसे आपकी अगर मैं चेक करना चाहूं तो ऐसे चेक हो जाएगी, ठीक है। आप बता देना आपको ये दिखाई दिया या नहीं दिखाई दिया। ये कई प्रकार से हो सकती है। जैसे ग्रीन कलर है, अब इस पे मैंने रेड लाइन खींच दी, महिलाओं को तो होगा ही नहीं, तो ये दिखाई नहीं देगा। कुछ केसेस में ये ब्लू भी ऐसा होता है कि दिखाई नहीं देता। अब अगर आपको ये 2 लाइन दिखाई नहीं दे रही है, कलर सेम नहीं दिखाई दे रहा है, तो आपकी आंखें प्रभावित हैं। मुझे दिखाई देती हैं, ऑब्वियस सी बात है, मेडिकली फिट हूं भाई। हाँ, एनडीए के लिए मैं मेडिकली फिट नहीं हूं, एनडीए के लिए मुझे एक इश्यू है, बाकी किसी भी अन्य जॉब के लिए मैं मेडिकली फिट हूं। इसके बाद होता है टर्नर सिंड्रोम होता है। देखिए, इस रोग में ग्रसित स्त्रियों में गुणसूत्रों की संख्या 45 होती है, वैसे तो 46 होती है। 44A जो होता है एक्सो अफेक्ट करता है और 45 क्रोमोसोम बन जाते हैं। शरीर अल्पविकसित होता है, छोटा कद रह जाता है, और जो वक्ष है वो थोड़े कम होते हैं। लड़की लड़के जैसी लगने लगती है, उसको बोलते हैं टर्नर सिंड्रोम। लड़कियां बॉडी स्ट्रक्चर में लड़के जैसी लगती हैं, जैसे टॉम बॉय होते हैं, छोटे बाल कटवा लिए, वक्षस्थल उनका ज्यादा सुडोल ना हो, इस तरीके की चीजें कई बार होती हैं, ठीक है। वक्षस्थल चपटा होता है, जननांग प्राय अविकसित रहता है, जिससे वे बांझ होती हैं, बच्चा पैदा नहीं कर सकती, ठीक है। ये एक्स गुणसूत्र की कमी के कारण होता है। हीमोफीलिया, इस रोग में चोट लगने पर रक्त का थक्का बनने में सामान्य से अधिक समय लगता है, हीमोफीलिया, जबकि सामान्यतः 2 से 5 मिनट में हो जाता है या 24 घंटे में होता है। कट लग जाता है तो खून बहता रहता है। चोट लगने पर अत्यधिक रक्तस्राव होता है। महारानी विक्टोरिया को यह था, इसी वजह से इसको शाही रोग कहा जाता है, हीमोफीलिया को, ठीक है, याद रखना। क्लीनोफेस्टर सिंड्रोम होता है, ये मेल्स में होती है।
यहां पर गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है, 46 नहीं 47 हो जाती है। वक्ष अल्प विकसित रहते हैं, स्तन स्त्रियों के समान हो जाते हैं पुरुषों के, और रोगी प्राय नपुंसक होता है। यह रोग टर्नर का जस्ट उल्टा है, टर्नर फीमेल्स में होता है और क्लाइनफेल्टर जो होता है पुरुषों में होता है। पटाउ सिंड्रोम है, इसमें रोगी के ऊपर के होठ बीच में से कट जाते हैं और तालू और के बीच में एक क्लेफ्ट प्लेट बन जाती है, बोलने में इशू होता है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जिसको क्लेफ्ट प्लेट का इशू है, सर जिसमें लेस्बियन एक टर्म होता है जिसमें महिला को महिलाएं पसंद आने लगती हैं। ये बिल्कुल ऐसे होता है जैसे गे एक टर्म होता है जो आजकल जो LGBTQ जो टर्म्स है उसके लिए यूज होता है, तो गे एज अ पर्सन इज अ मैन हु लाइक अनदर मैन। बट मेरे ख्याल से ऐसी चीजें ऑन ग्राउंड पॉसिबिलिटी नहीं है, ये एक मानसिक विकार भी हो सकता है शायद। बहरहाल इसके ऊपर मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं कर सकता क्योंकि यह सामाजिक तौर पर टिप्पणी करने जैसा ठीक नहीं है, ठीक है। बट अगर शब्द का अर्थ पूछा जाता है तो वह शब्द का अर्थ मैंने आपको समझाया। यहां पर आप समझिए मंदबुद्धि होना, नेत्र रोग होना, अन्य शारीरिक असामान्यताएं होना। कई बार जैसा मैंने बताया किसी को पटाउ सिंड्रोम है तो उसका जो मतलब थिंकिंग कैपेबिलिटी होगी कम होगी। जिस स्कूल में मैं पढ़ता था वहां पे एक बच्चा था जिसको पटाउ सिंड्रोम था, तो उसका होठ यहां से कटा हुआ था। यह रोग 13वें गुणसूत्र की अतिरिक्त प्रति ट्रायोसोमी की वजह से होता है। 13 जो गुणसूत्र है उसकी ट्रायोसोमी की वजह से होता है। तो मैंने आपको मेजर रोग बताए जो प्रभावित होंगे। अब आप अगला टॉपिक जरूर बताना कौन सा होना चाहिए। अब आपसे मुलाकात कहां होगी, सीधा आप पहुंचिए, आपके करंट अफेयर की क्लास स्टार्ट होने जा रही है और एक एक बच्चा मुझे वहां चाहिए। सबके नाम मैंने देख ही लिए हैं, अब सबके सब आप मुझे यहां चाहिए। करंट अफेयर की भौकाल क्लास स्टार्ट होने जा रही है। अगर आप नहीं आए तो फिर देख लेना, फिर भाई फिर मैं बुरा मान जाऊंगा अगर आप सबके सब वहां नहीं पहुंचे। 150 क्वेश्चन कराऊंगा मार्च 2026 के करंट अफेयर के। एक एक बच्चा मुझे वहां चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। एक एक बच्चा।